हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे करती है, आज हम सब इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये क्लास आज कंप्लीट नहीं होगी, इसकी एक दो क्लास और आएंगी। ठीक है, तो अच्छे से बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करूंगी जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखो बेसिक क्वेश्चन मुझे पहले आप ये बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि इन ऑल लिविंग सेल डीएनए है इज जेनेटिक मटेरियल। ऑल लिविंग सेल के अंदर जितनी भी लिविंग सेल है उसके अंदर क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन। सेकंड, ओनली डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, वैसे आंसर मैं दे देती हूँ, जिसको आता है वो बता देना कमेंट बॉक्स में। इन ऑल लिविंग सेल डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। लिविंग सेल के अंदर डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, बट ओनली डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये बच्चों फॉल्स है। ठीक है, ओनली डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। देखो लिविंग सेल के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, लेकिन अब हमारा वायरस है, वायरस एक नॉन लिविंग है। बॉडी से बाहर तो वायरस नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर जाने के बाद लिविंग हो जाता है। बॉडी से बाहर फॉर एग्जांपल ये हमारा वायरस है। ठीक है, ये हमारा वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि लिविंग सेल के अंदर डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन ओनली डीएनए जेनेटिक मटेरियल ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, ओनली डीएनए नहीं होता, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब बच्चों सेल के बारे में देखो थोड़ा सा, मैं यहाँ पर सिर्फ सेल साइकिल सेल डिवीजन ही डिस्कस करूंगी। बाकी जितनी भी सेल के बारे में और चीजें हैं वैसे क्लास में आ चुकी हैं, बना चुकी हूं मैं। ठीक है, वो देख लेना। यहाँ पर सिर्फ सेल साइकिल के बारे में ही डिस्कस होगा। देखो सेल क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर क्या होता है, देखो सेल होती है जो हमारी, ठीक है, सेल के अंदर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करती हूँ। सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल की बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर भी लिक्विड है, अंदर भी लिक्विड है। सेल के अंदर बाहर भी लिक्विड है और अंदर भी लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब क्या है, वो वाटर को रिपेल करती है, यानी कि सेपरेट रखती है दोनों वाटर को। ठीक है, इस वाले वाटर को और इस वाले वाटर को दोनों को सेपरेट रखती है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये हमारी सेल है, इसके बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन देखो हर चीज के दो दो चीजें बताऊंगी। एक तो उसका फंक्शन क्या है, एक वो किससे मिलकर बनी है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है हमसे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, लिपिड से। ठीक है, सेल के जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से। और क्या करती है, फंक्शन क्या है, सेपरेट आउटर इन्वायरमेंट फ्रॉम इनर इन्वायरमेंट, सेपरेट करती है आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से। ठीक है, नोट्स एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगी टेलीग्राम पे, सिर्फ समझ लो। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या करती है, किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से। क्या करती है, सेपरेट करती है बाहर वाले इन्वायरमेंट को अंदर वाले इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब बच्चों ये तो सेल मेम्ब्रेन का इस कवरिंग की बात है, सिर्फ इस कवरिंग की बात हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। सेल के अंदर सभी को पता है बहुत सारी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एंजाइम। रिएक्शन किसकी वजह से होती है, एंजाइम की वजह से। ठीक है, और सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं इन विवो रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विवो रिएक्शन। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा सेल के अंदर रिएक्शन है वो विवो रिएक्शन है, विट्रो रिएक्शन है, या फिर क्या है, मतलब। ठीक है, तो वो विवो रिएक्शन होती है, सेल के अंदर होगी, कंप्लीट बात होगी। एंजाइम की वजह से क्या होती है, रिएक्शंस होती है, उनको बोलते हैं विवो रिएक्शन। सेल है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से। क्या करती है, बाहर वाले वाटर को अंदर वाले वाटर से सेपरेट करती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, ये दो बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे देखें, सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है, सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शन को हम पढ़ेंगे क्या क्या रिएक्शन होती है। सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, याद रखोगे। सेल के अंदर जिसको बेसिक आता है वो भी मतलब कुछ नया सीखेगा यहाँ से। ठीक है, नहीं आता वो तो समझ लो। सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है
कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है क्या वो सिर्फ इनसाइड होती है या बाहर की साइड भी हो सकती है, ठीक है, क्या वो इनसाइड होती है या फिर बाहर की साइड भी हो सकती है। देखो एक चीज बताती हूँ, सेल के अंदर जब रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एंजाइम की वजह से, ठीक है, उन्हीं को हम मेटाबॉलिक बोलते हैं। अगर मैं इस एंजाइम को बाहर निकाल दूं, इस एंजाइम को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो बाहर निकाल के जब रिएक्शन करवाएं किसी टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या होती है, बाहर की साइड रिएक्शन होगी, उसको बोलते हैं विट्रो रिएक्शन, ठीक है, वो भी मेटाबॉलिक होती है। अगर एंजाइम को निकालकर बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन करवाई तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विट्रो रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर याद रखनी, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, बट दोनों केस में किसकी वजह से होनी चाहिए रिएक्शन, एंजाइम की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से होनी चाहिए, एंजाइम की वजह से। प्योर बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंजाइम आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारी फंगस है, ठीक है, फंगस है, सेप्रोफाइट होती है, ठीक है, फंगस है वो डेड सेल को खाती है, ठीक है, तो फंगस यहाँ पे बना देती हूँ, जैसे देखो ये हमारी फंगस है, ठीक है, फंगस है ये मानो लीफ है मरी हुई, ठीक है, डेड लीफ है ये। तो फंगस क्या करती है, फंगस क्या करती है, जो गले सड़े पदार्थों को खाती है वो सेप्रोफाइट है, तो ये क्या करती है, इस पर है ना अपने एंजाइम छोड़ देती है, ठीक है, इस पर अपने एंजाइम छोड़ देती है। तो ये क्या है, मतलब फंगस क्या है, फंगस के अंदर भी क्या हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। फंगस ने क्या किया, अपने एंजाइम को छोड़ दिया डेड सेल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम, अगर एंजाइम से रिएक्शंस हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। सेल के अंदर बच्चों देखो, एक सेल बनती है ना तो बहुत मतलब सालों के बाद जैसे सेल डिवाइड होती है, सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, बहुत साल लग जाते हैं इस चीज में, ठीक है। अब अपनी बायो की बुक है वो एक दिन में तो नहीं लिखी गई, कोई 100-200 साल लगे होंगे उसको, ठीक है, तो ये तो है नहीं, अब नई सेल की खोज की तो वो भी उसके अंदर भी हम 200 साल लगाए, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है सेल में, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर, जो जो प्रोसेस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, कब क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कौन करता है, डीएनए। इन्फॉर्मेशन स्टोर कौन करता है बच्चों, डीएनए, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होगे, बिल्कुल जिसको नहीं आती बायो वो उसके लिए भी बिल्कुल आसान भाषा में बताती चल रही हूँ। इन्फॉर्मेशन स्टोर किसने की, डीएनए ने, ठीक है। अब डीएनए के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, डीएनए क्या है। क्वेश्चन पूछता है डीएनए किससे मिलकर बना होता है, क्वेश्चन आता है डीएनए किससे मिलकर बना होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लिक एसिड से मिलकर। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर, ठीक है। और क्या करता है डीएनए का फंक्शन क्या है, काम क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। यहाँ पर सारी चीजें बताती चलूंगी, किससे मिलकर बना है और किसका फंक्शन है, ठीक है। स्टोर क्या करता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसको, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टोर, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करता है, डीएनए, ठीक है। अब जो डीएनए है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सबको पता होगा डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइक होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पर वैसे डीएनए अलग चैप्टर भी है पढ़ना हमें, तो डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या है, डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये डीएनए के बारे में सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ से 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप सेल डिवीजन करते हो तो 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, और डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, और ये क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। देखो डीएनए हमारा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब हमारे शरीर की हर एक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए की जो लेंथ होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है, डीएनए बहुत लंबी लेंथ के अंदर। तो हमारे शरीर की जो सेल होती है तो बहुत छोटी होती है, उसके अंदर डीएनए कैसे प्रेजेंट है, तो डीएनए की जो डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत लंबी होती है डीएनए की जो सेल होती है, डीएनए बहुत लंबा होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंडेंस करना पड़ता है, इसको कंडेंस करते हैं और उस कंडेंस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमेटिन। समझ में आ गया, डीएनए है पूरी लंबी है, उसको ऐसे 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 कंडेंस कर दिया, ठीक है, उसका ऐसे ऐसे छोटा बना दिया, सिंपल सी बात, इसको छोटा बना दिया, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन।
ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियस है, अभी बताती चलूंगी न्यूक्लियस क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझ लो। जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो डीएनए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन। क्योंकि देखो अब न्यूक्लियस छोटा होता है और डीएनए की लेंथ बहुत लंबी होती है, तो वो ऐसे तो फिट नहीं आ सकता। उसकी कंडेंस फॉर्म को, उसकी न्यूक्लियस की जो कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब इस कंडेंस फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? क्रोमोसोम के अंदर, इस टाइप से, ठीक है। कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट किया है इस टाइप से। और क्रोमोसोम है जो बच्चों, इसके अंदर जो ये वाला चीज है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। इसके अंदर ये क्या है? सेंट्रोमियर। और जो ये वाला पोर्शन है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्रोमोसोम कब दिखता है? क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम है कब अपीयर होता है? जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है। हमसे पूछेगा क्रोमोसोम क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर मतलब कब विजिबल होता है, कब नहीं? तो सिंपल याद रखो, क्रोमोसोम तभी विजिबल होता है जब सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमारे जो एक सेल के अंदर कितने सारे क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? अपीयर ओनली सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और यहाँ से समझ ली, ये कंडेंस कैसे होगी? कोई भी चीज अपने आप तो नहीं होती, ठीक है, कोई भी चीज। अब आप लोग पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, पतंग है, उसकी जो पतली सी वो है रस्सी है, तो पतली सी रस्सी मानो वो डीएनए है, ठीक है, वो है उस किसके ऊपर लपेटी हुई है? तो वो होता है बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन का काम क्या है? हेल्प इन पैकिंग। मतलब क्या है? हिस्टोन है डीएनए को क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट करता है। हिस्टोन है क्या करता है? पैकिंग करता है, डीएनए की पैकिंग कर देता है, क्रोमेटिन बना देता है, ठीक है, क्रोमेटिन की फॉर्म में डीएनए की पैकिंग कर देता है। हिस्टोन का काम, अब एक चीज और बताओ मुझे, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से, पहली बात। दूसरी बात, जो हिस्टोन है काम क्या करता है? पैकिंग, ठीक है। क्या काम करता है बच्चों? पैकिंग करता है। तो हिस्टोन मेड बाय प्रोटीन हेल्प इन पैकिंग, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, जो बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास दो टाइप की सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है। ये दो टाइप की हमारे पास क्या है? सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? इसका डीएनए, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? डीएनए, और ये हो रही है रिएक्शंस, ठीक है। और इसके अंदर भी ये क्या है? डीएनए, और ये इसके पास एक बाउंड्री है, डीएनए के पास यहाँ पर क्या है? एक बाउंड्री है, ठीक है। तो देखो इस सेल के अंदर कहीं पे बाउंड्री नहीं है, ठीक है, इस सेल में कहीं भी कोई बाउंड्री नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्गेनेल्स के पास कोई भी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर बाउंड्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दो टाइप की सेल है, हमें इन दो टाइप को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? इसके पास कोई बाउंड्री नहीं, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है। डीएनए है, प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई नहीं दे रहा। न्यूक्लियस क्या होता है? अगर ये डीएनए के बाहर एक बाउंड्री बना दी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए के बाहर एक बाउंड्री है, इसको बोल रहे हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, और यहाँ पर हिस्टोन जो पैकिंग करता है डीएनए की पैकिंग करता है, वो भी क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना, इसमें जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड को बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर एक बाउंड्री है। पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है होता है या नहीं होता, तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? तो डीएनए यहाँ पर का साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, हिस्टोन भी नहीं होता।
याद रखना हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। ऑर्गेनेल्स है विदाउट मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनेल्स होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पे 70s राइबोसोम। ये तो बच्चों मैं आपको आगे वैसे सेल चैप्टर में बताऊंगी, यहाँ पे पढ़ने की मतलब जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रख लेना अगर हो सके तो। सिंपल क्वेश्चन आता है 70s राइबोसोम 80s राइबोसोम, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसको। सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। अब एक चीज यहाँ पे हमें सेल डिवीजन पढ़ना है, तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है ना, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है, सिंपल फिजन होता है या फिर बडिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर एक प्लांट है उसकी सेल को डिवाइड करना, तो यहाँ पर ये एक मुकुलन बोलते हैं बडिंग को, तो ये एक मतलब एक बडकली सी निकल आती है और फिर उसका पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है या तो फिजन होता है या तो क्या होता है, फिजन मतलब एक सेल दो के अंदर टूट गई, ठीक है, फिजन हो गया, या फिर क्या होता है, बडिंग होता है, मुकुलन होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में या तो फिजन होता है या फिर क्या होती है, बडिंग होती है। सेकंड बच्चों इसके एग्जांपल याद रखने, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और वायरस है। डायरेक्ट पूछा जाता है वायरस प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, या फिर वायरस है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो सेल साइकिल से होता है या फिर सिंपल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों देखो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट है, एक्सेप्शनल ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट में सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो, जितने भी प्लांट है वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। फंगी है, फंगी का एग्जांपल है ईस्ट, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, दोनों के अंदर होते हैं या एक के अंदर होते हैं, विदाउट सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स दोनों में होता है या इसमें होता है, इसमें होता है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, विदाउट सेल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है वो दोनों में होते हैं, ठीक है, दोनों में होते हैं। यहां पर एक एक्सेप्शनल क्या है, राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, उसके अंदर बच्चों सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, और राइबोसोम यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, ठीक है। तो राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर जो क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स बोथ के अंदर होता है, यहाँ पे लिखो बोथ में होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक राइबोसोम है जिसके अंदर सेल में ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, विच इज प्रेजेंट इन ई कोलाई, ठीक है, ये पूछा है कि ई कोलाई है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों को ई कोलाई पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट करेंगे, इन चीजों का पता चलता रहेगा। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया क्या है, अभी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मतलब इसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। न्यूक्लियस नहीं होता, और क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, हिस्टोन नहीं होता, जो नहीं होता वो याद रखना है, ठीक है। हिस्टोन कहाँ प्रेजेंट होता है, हिस्टोन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जो हिस्टोन होता है ना वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमें यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एग्जाम्पल कौन से हैं, एनिमल्स जितने हैं, प्लांट जितने हैं, फंगी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसका एक्सेप्शनल है। तो देखो हिस्टोन कहाँ प्रेजेंट होता है, ईस्ट के अंदर है, एक फंगी का एग्जांपल है ईस्ट, बिल्कुल होता है। मसल सेल बिल्कुल होता है, पैरेन्काइमा बिल्कुल होता है, पैरेन्काइमा एक यूनिसेलुलर है, आगे कराऊंगी, ठीक है, पैरेन्काइमा के अंदर होता है, ऑल सभी के अंदर होता है। अब ये मत समझ लेना कई बच्चे की मुझे तो ये एग्जाम्पल ही नहीं आते, पैरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है, मसल सेल ये मुझे नहीं पता इनका, या ईस्ट क्या होता है। तो जैसे जैसे बायो के जो बच्चे नहीं हैं वो भी डोंट वरी, मतलब मैं चीजें बताती चलूंगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाती चलूंगी, क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो आपको सिर्फ समझते जाओ। जैसे देखो एग्जाम्पल ई कोलाई है, किसका एग्जाम्पल, बैक्टीरिया का, इसमें और कुछ नहीं समझ रहा, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ई कोलाई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये तीनों यूकैरियोटिक है, तीनों क्या है बच्चों, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये याद रखना। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, देखो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेल डिवीजन का रीजन क्या है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है, हमारे जितने भी टेट होते हैं, एस्टेट के अंदर भी एक बार आया था कि सेल डिवीजन का क्या रीजन है। ग्रोथ के लिए डिवीजन होता है, ग्रोथ करनी होती, सभी ग्रोथ के लिए ही करते हैं, ठीक है।
और सेल डिवीजन देखो रिपेयर, जैसे ही हमें चोट लगती है वहां पे रिपेयर होती है जो सेल, उसके लिए भी सेल डिवीजन होता है। और डेड सेल की रिप्लेसमेंट करते हैं तब भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और हमारा जो सेल डिवीजन है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, उसके कौन से फेज होते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों सेल साइकिल। ठीक है, अब है हमारा सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है बच्चों, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर बिटवीन सेल फॉर्मेशन एंड डिवीजन। तो देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की सीक्वेंस मतलब क्या है, जैसे हम स्टार्टिंग में हमारे पास एक सेल है। ठीक है, फिर उस सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, सेल की ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। ठीक है, ऐसे एक सीक्वेंस चलती है, ऐसे क्या चलती है, एक सीक्वेंस चलती है। ठीक है, उस सीक्वेंस को ही क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सेल की फॉर्मेशन और सेल का डिवीजन है एक सीक्वेंस से होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेल साइकिल होते हैं इसके फीचर होते हैं। सेल साइकिल के क्या क्या फीचर है कि इवेंट्स है कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। इवेंट है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, फिर हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। ठीक है, ऐसे एक बिल्कुल सीक्वेंसली होते हैं ये। तो इवेंट है वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं आपस में। ठीक है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, मतलब जीन की कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीन है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसको। ठीक है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं और डिपेंड एक्सटर्नल फैक्टर, फूड वगैरह पर डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमारी जो सेल है, सेल का जो डिवीजन है वो जो हम खाते हैं, कितना पोषक तत्व हमने खाया है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन क्या है, सेल साइकिल के क्या है, फीचर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, जो अपना मेल है, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म शुक्राणु, फीमेल का अंडा, आपस में जब मिलते हैं तब क्या बनता है, जाइगोट। तब क्या बनता है बच्चों, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से ही क्या बन जाता है, एक बेबी का निर्माण होता है। सबको पता है जाइगोट से ही एक बेबी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड सेल है, आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, 2n नंबर ऑफ इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो बना है बेबी, ये क्या है, मल्टी सेलर, मतलब एक सेल डिवाइड होगी, फिर दो के अंदर दो सेल, जैसे एक सेल थी वो दो के अंदर डिवाइड होगी, फिर ये दो के अंदर डिवाइड होगी, ये आगे दो के अंदर, ऐसे ऐसे क्या होगी, सेल डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, एक सिंगल सेल से क्या बन गई, मल्टी सेलुलर सेल बन गई। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होती है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये एक जस्ट एग्जांपल है। अब देखो जो सेल डिवीजन है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है मदर सेल से, मदर की सेल से डॉटर सेल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब जो सेल साइकिल होता है ना बच्चों, सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं। सेल साइकिल दो टाइप से होता है। ठीक है, दो फेज होते हैं। तो सेल साइकिल में क्या होता है, एक तो होता है फेज, एक तो होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेज। ठीक है, एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेज। ठीक है, अब देख बताती हूँ आपको, जैसे देखो एक सेल थी। ठीक है, एक सेल थी वो डिवाइड कर गई। ठीक है, वो डिवाइड कर गई, इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। ठीक है, आगे जैसे अब ये है, ये होता है ना, यहां से सेल जो एक्चुअल में डिवाइड करती है इसको बोलते हैं एम फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं एम फेज, जहां पर सेल डिवाइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फेजेस आएंगे, यहाँ पर जैसे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगी। यहाँ पर कुछ फेजेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ फेजेस होंगे और उसके बाद जब वो एक सेल जो डिवाइड होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, फिर जाके वो दो सेल के अंदर डिवाइड होगी, इसको भी बोलते हैं एन फेज। ठीक है, मतलब जो ये बीच वाला फेज है, जैसे देखो एक सेल थी, एक सेल डिवाइड हो गई दो सेल के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं एम फेज। ठीक है, अब ये सेल जो डिवाइड होने के बाद इसमें जो बदलाव आए, फिर से डिवीजन के लिए फिर से डिवाइड होगी, डिवीजन के लिए जो बदलाव आए, जैसे इसका साइटोप्लाज्म है वो बढ़ गया। ठीक है, न्यूक्लियस है वो डिवाइड होएगा। तो इसमें जो बदलाव हमने देखे हैं, न्यूक्लियस की, इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, तो ये जो इंटरफेज आता है इसको बोलते हैं इंटरफेज। फिर ये सेल कंप्लीटली तैयार हो गई आगे डिवाइड होने के लिए, तो इसको फिर से बोलते हैं एम फेज। ठीक है, तो ये इंटरफेज क्या है, इंटरफेज जो ये हम पढ़ते हैं G1 S G2, ये क्या है, इंटरफेज है। ये इंटरफेज क्या है, इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज।
ये फेज है, तो सक्सेसिव एम फेज के बीच वाला जो फेज होता है वो क्या होता है, इंटरफेज। समझ में आ गया होगा। एक सेल थी, उसको डिवाइड होना है, सेल बिल्कुल एक्चुअल में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं एम फेज। ठीक है, जब सेल डिवाइड होने के लिए जो बीच में तैयार होती है, जिस बीच में तैयार होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, तो इंटरफेज क्या है, इन दोनों के बीच का फेज होता है, ये समझ में आ गया होगा। एम फेज देखते हैं हम। एम फेज क्या है, जहां पर सेल एक्चुअल में क्या होती है, डिवाइड होती है। जहां सेल एक्चुअल में, जहां पर सेल डिवाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, एम फेज। इसी को बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। अब देखो, ये एक न्यूक्लियस था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखो एक चीज समझो, यहाँ पे दो फेज है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जहां पर सेल एक्चुअल में डिवाइड हो गई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एम फेज। ठीक है, दूसरा जब वो बीच वाला फेज होता है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच वाला फेज जहां पर तैयार होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर G1 S G2 आते हैं हमारे। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब जो एम फेज है, एक बार इसकी स्टोरी समझ लेते हैं कि एम फेज के अंदर क्या होता है। एम फेज के अंदर सबसे पहले एक सेल होती है, उसके पास होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, एम फेज के पास पहले एक सेल होती है, उसके पास होता है न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो गया, दो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये न्यूक्लियस आगे, इस न्यूक्लियस, इसके बीच का, सेल के बीच का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमारी सेल डिवाइड हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फर्स्ट चीज में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसको बोलते हैं कायरोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यहाँ पे कायरोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एम फेज है, एम फेज एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होएगा पहले तो, फिर उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसको बोलते हैं कायरोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एम फेज मैंने आपको बता दिया। अब एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये जो कंप्लीटली मैंने स्ट्रक्चर बना दी है, ठीक है, सेल साइकिल की। यहाँ पर है हमारा एम फेज, यहाँ पर G1 है, GS है, G2 है। ठीक है, एम फेज के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर न्यूक्लियस का विभाजन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कायरोकाइनेसिस। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म का क्या होता है, विभाजन होता है, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और जो ये वाला फेज है, ये वाला कंप्लीट, इसको यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं हम इंटरफेज। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है बच्चों, इंटरफेज। G1 SG2, ये बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है, G1 SG2। ठीक है, और जो ये G1 है बच्चों, ये होता है लॉन्गेस्ट फेज। अभी आगे जब मैं करवाऊंगी तब बताऊंगी, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझो। देखो, जब सेल डिवाइड होती है तो ये कंप्लीटली होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड, यहाँ पर ये होता है एम फेज। ठीक है, ये होता है एम फेज, न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फिर आता है हमारे पास G1 गैप 1, फिर आता है S होता है सिंथेटिक फेज। ठीक है, सॉरी सिंथेसिस फेज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा G2 होता है गैप 2। ठीक है, G2 क्या है हमारा, गैप 2। तो यहाँ पर G1 SG2 फेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी में एज इट इज एक लाइन है, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट क्या होता है, फंगस। ठीक है, फंगी। ईस्ट क्या होता है, वो क्या होता है, 90 मिनट लेता है सेल को डिवीजन के लिए। उसकी जो सेल है डिवाइड होती है कितने टाइम में होती है, 90 मिनट। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज लाइन गिवन है। और जो ह्यूमन सेल होती है बच्चों, जो आर्टिफिशियल कल्चर बोलते हैं, वो क्या है, वो 24 आवर लेती है। ठीक है, 20 जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर 24 आवर लेती है। उसमें से एम फेज जब होता है उसका, तो 1 घंटे के अंदर एम फेज सबसे ज्यादा टाइम हमें इस यहाँ पर लगता है। सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा टाइम इंटरफेज के अंदर लगता है। ठीक है, एम फेज 1 आवर के अंदर कंप्लीट, और इंटरफेज 23 आवर के अंदर कंप्लीट होती है। अगर हमसे कोई पूछे सेल डिवीजन में मैक्सिमम टाइम कहाँ लगता है, तो अपना इंटरफेज के अंदर लगता है। इसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है जब सेल डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, तो ये लाइन एज इट इज गिवन है। एक ये लाइन एज इट इज गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, डिफरेंट सेल टेक डिफरेंट टाइम टू डिवाइड। अगर मेरी स्किन की सेल डिवाइड हो रही तो अलग टाइम लेगी, अगर कहीं और चीज की डिवाइड हो रही तो अलग टाइम लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिफरेंट सेल टेक डिफरेंट टाइम। हर एक सेल अलग अलग टाइम लेती है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत थोड़ा सा
टाइम के अंदर बहुत चीजें करवाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। कोई भी आप टीजीटी पेपर दे सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे कहीं और पूछेगा, इससे आगे तो सिर्फ नीट लेवल ही है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।